नमस्ते दोस्तों। आज वर्तमान में जब ये चर्चाएं हो रही हैं कि भारतवर्ष दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो तमाम सारी ऐसी चीज़ें, तमाम सारे ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था को समझने समझाने के लिए किया जाता है, जिसका आम तौर पर लोगों से कोई सरोकार होता नहीं और लोग उनके बारे में ठीक से अच्छे से समझते नहीं। और आज जिस विषय पर मुझे बात करने को कहा गया है, वो बातचीत बेसिकली जुड़ी हुई है विदेशी पूंजी के साथ। हम सब जानते हैं कि किसी भी देश, दुनिया के किसी भी देश को विकास करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। और पूंजी आमतौर पर दो तरीके की हो सकती है। एक तो उस देश की अपनी व्यक्तिगत पूंजी, और एक वो पूंजी, एक वो कैपिटल जो वो दूसरे देशों से लेती है। दूसरे देशों से ली जाने वाली पूंजी जो है, कैपिटल जो है, वो भी कई फॉर्म में हो सकती है, उसके भी कई रूप हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी एड के फॉर्म में हो सकती है, या बोरोइंग्स के फॉर्म में हो सकती है, या उसके लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि एक एफडीआई शब्द है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और एफपीआई, एफडीआई को बेसिकली हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में जानते हैं, एफपीआई को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में जानते हैं। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, और ख़ास तौर से भारतीय जीवन बीमा निगम के संदर्भों में और बीमा व्यवसाय के संदर्भों में अपनी बात को केंद्रित करना चाहूँगा। आज के वर्तमान समय में ये बात कही जा रही है कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर 100% एफडीआई को लाने की बात हो रही है। और जब 100% एफडीआई को लाने की बात हो रही है, तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि पिछले विगत बहुत सारे वर्षों में जब विभिन्न सरकारों द्वारा ये प्रयास किए गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को बढ़ाने का प्रयास किया गया बीमा व्यवसाय में, तो उसको पहले 26% किया गया, फिर 74, फिर 49% किया गया, फिर 74% किया गया, और अब 100% की बात हो रही। तो आज की तारीख में एक्चुअली कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया इंश्योरेंस के अंदर, अगर हम इसको, इस आंकड़े को देखने की कोशिश करें, तो हम ये पाते हैं कि आज की तारीख में जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है बीमा व्यवसाय में, वो अभी 49% की सीमा तक भी नहीं पहुंचा है। और ऐसे में इस बात का प्रस्ताव लेकर के आना कि बीमा व्यवसाय के अंदर 100% एफडीआई होना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। आखिर क्या कारण है कि हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं? उसके पीछे दो तीन ठोस बातें हैं जिन पर मैं अपना, आप सबका ध्यान चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो विदेशी पूंजी है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो विदेशी पूंजी का एक ऐसा रूप है जो बहुत लंबे समय तक एसेट्स के ऊपर अपना कब्जा करना चाहती है। और जब इंश्योरेंस के सेक्टर में, जिसमें जेस्टेशन पीरियड 15 से 20 साल होता है, और उससे भी ज़्यादा भी होता है कभी कभी, एक लंबे समय तक पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी को चलाता है, इतने लंबे समय तक फॉरेन कैपिटल के कंट्रोल में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का होना बहुत ही रिस्की प्रपोजिशन है। क्योंकि 20-25 साल बाद जब मैच्योरिटी की स्थिति आएगी या क्लेम की स्थिति बनेगी, तो पता नहीं उस पॉलिसी होल्डर को वो क्लेम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, वो आर्थिक सुरक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी जिसके लिए उसने पॉलिसी खरीदी थी। तो इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यहाँ बढ़ा करके फॉरेन कैपिटल को ज़्यादा ताकत देना, उसको ज़्यादा मजबूत बनाना, ये बात ठीक से समझ नहीं आती। और निश्चित रूप से ये पॉलिसी धारक देश, ना तो पॉलिसी धारक के हित में है, ना देश के हित में है, और ना ही समाज के हित में। जब मैं देश के हित की बात कर रहा हूँ, तो उसके पीछे वजह क्या है कि जब
फॉरेन कैपिटल आती है, तो फॉरेन कैपिटल अगर अपने देश में आती है तो उसको पीछे भी रीज़न ये होता है, कभी कभी ये भी रीज़न होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लेते हैं फॉरेन कैपिटल। तो फॉरेन कैपिटल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जैसा कि पिछले 20-30 सालों में देखा जा सकता है आंकड़ों से कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितना बताया गया था, जितना शोर किया गया था, ना तो उतना आया, और जो कुछ भी आया उससे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट एक्चुअली हुआ, अगर इसको कोरिलेट करके पढ़ा जाए तो हम जानेंगे कि शायद ये प्रयोग असफल रहा है। तीसरी बात जो कहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तब भी ज़रूरत पड़ती है जब किसी टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात होती है, तो ख़ासतौर से बीमा व्यवसाय के अंदर किसी ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सीधा सीधा ईमानदारी का सौदा है। वो सौदा ये है कि पॉलिसी धारक को जो हमने कमिटमेंट की है पॉलिसी बेचते समय, वो कमिटमेंट हम ऑनर करें मैच्योरिटी के टाइम पर या उस इवेंट के टाइम पर जिस इवेंट के लिए उसने पॉलिसी खरीदी। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को बढ़ाना या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ये एक्सेस देना कि वो हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या है, जहाँ पर सारी की सारी दुनिया की इंश्योरेंस कंपनीज को ये नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ा मार्केट है टैप करने के लिए, वहाँ पर पब्लिक सेक्टर कंपनी को आगे ले जाने के बजाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मजबूत करना या प्राइवेट इंश्योरेंस को या फॉरेन इंश्योरेंस को मजबूत करना और फॉरेन कैपिटल के हाथों अपने इतने बड़े व्यवसाय को, जो कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और तमाम तरीके से उसको मदद करता रहा है, उसकी इकोनॉमी को ऊपर लेकर के जाता रहा है, जब कभी क्राइसिस हुई है उस इकोनॉमी को मजबूत करता रहा है, ऐसा एक निर्णय निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है जहाँ तक कि आर्थिक नीति का सवाल है। और इसीलिए हम लोग आने वाले वक्त में जो 9 जुलाई को पूरे देश के पैमाने के ऊपर वर्किंग क्लास की एक आम हड़ताल होने जा रही है, उसमें इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और हम समझते हैं कि देश और समाज के हित के लिए जब हम इस आवाज़ को अपने सिंबॉलिक स्ट्राइक एक्शन से लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे, तो इस देश की जनता, इस देश के लोग हमारे साथ खड़े होंगे और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में और जनरल इंश्योरेंस के फील्ड में जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, नेशनल, न्यू इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल, इनको मजबूत करने के लिए निश्चित रूप से हमको जो भी संभव जन समर्थन होगा प्राप्त होगा। तो आप सभी का इस बात के लिए आह्वान करते हुए कि आने वाले वक्त में 9 जुलाई की इस हड़ताल को न केवल हमें सफल बनाना है, बल्कि इस तरीके के तमाम मुद्दे जो उस हड़ताल में से जुड़े हुए हैं उनका संदेश लोगों के बीच में ले जाना है, ताकि लोग समझ सकें कि हम किसके लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, हम ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं। ये हड़ताल वास्तव में इस देश के सही विकास को सुनिश्चित करने के लिए ही हम लोगों का एक महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद साथियों।